प्रोवाइड अब हम लोग, ठीक है। सो सबसे पहले तो इन्वेंट्रीज होती क्या, इन्वेंट्रीज उन करंट एसेट्स को बोलते हैं या उन गुड्स को बोलते हैं जो एक बिजनेस रखता है कि वो अपने कस्टमर्स को सेल्स करेगा। वो एसेट्स, वो गुड्स जो कस्टमर्स को सेल करने के लिए होते हैं, उसको हम लोग इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है, और इन्वेंट्री जो है वो हमारा क्या है, इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट, करंट एसेट बिजनेस का। क्यों? क्योंकि हमारी इंटेंशन क्या होती है कि हमने उसको सेल करना है, रीसेलिंग के लिए होती है, और अमूमन विद इन 12 मंथ्स पीरियड इसका इरादा होता है। ठीक है। अब क्लोजिंग इन्वेंट्रीज क्या होती है? क्लोजिंग इन्वेंट्रीज वो गुड्स होते हैं जो कि ईयर एंड पे सेल नहीं हुए होते, लेकिन वो स्टिल आपकी करंट एसेट्स में ही दिखाए जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। क्यों? क्योंकि उसकी नियत तो यही होती है कि भाई हमने उसको सेल करना है विद इन ईयर। अब नहीं हुए, वो एक अलग सिनेरियो है। ठीक है। अच्छा जी, अब अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज अगर देखें तो मेन स्टेप्स जो हैं अकाउंटिंग में वो क्या है? सबसे पहले जी क्या है भाई, इन्वेंट्री काउंट किया जाए, और इन्वेंट्री काउंट जो है वो लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर किया जाता है। अच्छा, बहुत सी कंपनीज वो हाफ ईयरली भी कर रही होती हैं। अच्छा जी, बिजनेस जो है वो अरेंज करेगा फिजिकल काउंट इन्वेंट्री का और उसका रिकॉर्ड करता है एनालिस्ट। इन्वेंट्री काउंट जो है वो करना होता है आपको प्रेमाइसिस पे, जो भी बिजनेस की होती है वहां पे एम्प्लॉयज वगैरह की हेल्प से। ठीक है। फिर क्वांटिफाई करते हैं इन्वेंट्री को। नंबर 2, कि भाई हमारे पास एट द एंड ऑफ द इन्वेंट्री काउंट हम लोग ये देखते हैं कि भाई हमारे पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी है, कितनी अभी रहती है, किस हालत में है, क्या कोई ऐसी इन्वेंट्री है जो कितनी डैमेज हो गई है जो कि रिमूव करनी है। तो रिमूव करने के बाद फिर हम लोग अपने मजीद इन्वेंट्री बताते हैं कि भाई कितनी रह गई है, कितनी सेल हो गई है वगैरह। और फिर उस इन्वेंट्री की हम लोग फाइनली जो है वो वैल्यू करते हैं। तो इन्वेंट्री को किसी, आप जो इन्वेंट्री हमारे पास है सही हालत में है, उसकी क्या वैल्यू है उस प्रोडक्ट लाइन की। जो भी ईच लाइन ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि ऑब्वियस हम लोग अब वो देखते हैं, वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं एज पर द आइटम। ठीक है। अब उसके हमारे पास कुछ मेथड्स पाए जाते हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कंटिन्यूअस वेटेड एवरेज, ठीक है, और पीरियोडिक वेटेड है। ठीक है। ये वो है मेथड हैं जो कि हमें हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलाउड हैं, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलाउड है। इन्वेंट्रीज को वैल्यू किया जाता है हमेशा लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, नेट रिलायजेबल वैल्यू। ठीक है। अब इसको समझाएं भाई। लेट से एक इन्वेंट्री, उसकी कॉस्ट है 1000। अब मैं ये इन्वेंट्री लेके जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, क्या हुआ, इन्वेंट्री मेरे से गिरी, डैमेज हो गई। अब ये इन्वेंट्री हो गई लेट से 750। तो भाई इसमें लोअर कौन सा है, इसमें लोअर कौन सा, इसमें लोअर ये 750 है। तो भाई इन्वेंट्री हमेशा लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे रिकॉर्ड करेंगे। कुछ ऐसा हुआ कि इन्वेंट्री मार्केट में महंगी हो गई, ठीक है, लेट से 1000 से 1200 की हो गई। अब दोनों में लोअर क्या है? 1000 है, तो 1000 पे रिकॉर्ड कर दो। आगे चले। अब इन्वेंट्री क्वांटिटी हम लोग किस तरह स्टैब्लिश करते हैं? दो अप्रोचेज हैं इसको करने की। एक है कंटिन्यूअस अप्रोच और एक है पीरियोडिक अप्रोच। कंटिन्यूअस अप्रोच में हर प्रोडक्ट जो कि बिजनेस सेल कर देता है उसका एक रिकॉर्ड होता है, चाहे वो मैनुअल कार्ड हो, चाहे वो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड हो। तो
जो भी कार्ड्स हैं क्वांटिटीज के, परचेजेस के, सेल्स के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, ठीक है। अब वो रनिंग टोटल में जा रहे होते हैं इन्वेंट्री के, हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग हो रही होती है, चाहे वो सेल है चाहे वो परचेज है। तो रिकॉर्ड जो आइडेंटिफाई कर देता है कि भाई अब कितनी सेल और परचेज होने के बाद हमारे पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी है। ये सिस्टम जो है वो यूज करता है प्रिंसिपल, और वो क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। पीरियोडिक अप्रोच क्या है भाई, इस अप्रोच में कोई रिकॉर्ड कार्ड्स नहीं होते, इन्वेंट्री फिजिकली काउंट होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। इन्वेंट्री काउंट होता है और क्वांटिटीज जो है वो रिकॉर्डेड होती हैं लिस्ट में। इन्वेंट्री काउंट यूजुअली परफॉर्म किया जाता है लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में, जब बिजनेस क्लोज होता है और कोई इन्वेंट्री मूवमेंट्स उस टाइम पीरियड में अगर नहीं हो रही है। अब कंटिन्यूअस रिकॉर्ड जो है वो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है बिजनेस के लिए, मल्टीपल लाइंस आपको जब ज़ाहिर है जब पीरियड इन्वेंट्री काउंट हो रहा होता है तो आपको प्रोडक्शन भी रोकनी पड़ती है, तो उसकी भी ज़ाहिर कॉस्ट है, इसकी भी कॉस्ट है। तो इसलिए कंटिन्यूअस जो है वो थोड़ा मुश्किल भी है। अब हम बात करते हैं किस पे, IS2 इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज को किस तरह वैल्यू करना है, और वो मैं आपको ऑलरेडी एक बार बता भी चुका हूँ कि इन्वेंट्रीज को की जो वैल्यूएशन है वो ये होती है, इन्वेंट्री inventories should be valued at cost और net realizable value जो भी लोअर है, ठीक है। अब वैल्यूएशन एट कॉस्ट, इन्वेंट्री अगर कॉस्ट पे वैल्यू हो रही है तो सारे एक्सपेंडिचर जो भी आइटम को इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के होते हैं वो कैपिटलाइज हो रहे होते हैं। इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है इन्वेंट्री की, ठीक है, उसमें आपकी क्या क्या आ जाती है, परचेज कॉस्ट लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, प्लस कोई हैंडलिंग या डिलीवरी कॉस्ट ड्यूटीज ये सारा कुछ ऐड हो रहा होगा इन्वेंट्री की कॉस्ट में। सेटलमेंट डिस्काउंट जो है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में से लेस नहीं होंगे, ये नहीं इंक्लूड होंगे। अब इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो हम लोग या तो फीफो मेथड अप्लाई कर रहे होंगे या CWA करंट वेटेड एवरेज या पीरियोडिक वेटेड एवरेज को अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको नेट रिलायजेबल वैल्यू पे कर रहे होते हैं, एस्टिमेट कर रहे होते हैं सेलिंग प्राइस आफ्टर, इसके अंदर भी क्या आता है भाई, सेलिंग प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग एस्टिमेटेड कंप्लीशन कॉस्ट, कॉस्ट जो कि नेसेसरी होती है सेल के लिए। सम इन्वेंट्री आइटम जो है वो सेल करने की जरूरी नहीं होते, हैवीली डिस्काउंट इसके अंदर आ रहे होते हैं। परचेज प्रिंसिपल जो है अफेक्ट कर रहा होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन को। प्रूडेंस इसमें अप्लाई हो रहा होता है कि प्रूडेंस पे हम लोग बात करें तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बेटा अच्छाई जब तक नजर ना आए उसको बुक नहीं करना, बुराई जैसे ही नजर आए बुक कर लो। अच्छाई मीन्स कि यार कुछ फायदा होने वाला है, जब तक हो ना जाए रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन बुराई कोई एक्सपेंस नजर आ रहा है फौरन बुक कर लो। इसलिए हम लोग इसको इस तरह लेके चल रहे होते हैं। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये देखो क्लोथिंग बिजनेस है, ठीक है, उसके अंदर 500 रेडीमेड ड्रेसेस एज क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ड्रेस जो है वो 6.20 है, ठीक है। अच्छा जी, अब बल्क परचेजेस करने पे ट्रेड डिस्काउंट मिल गया आपको 12% का, जो कि और 127 जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटीज है परचेज। इन्वेंट्री जो है 500 ड्रेसेस की वो एस्टिमेट कर हो रही है ऑलमोस्ट $5,000 पे, और बिफोर सेलिंग द ड्रेसेस बिजनेस जो है वो 700 की मजीद कॉस्ट लगाएगा ताकि ड्रेस के लेबल्स वगैरह और उसकी सिलाई वगैरह, ठीक है, स्टिचिंग की। An estimated 1350 advertisement fee will be incurred to sell the dresses. अब वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री एज पर IS2 क्या है, पर कॉस्ट परचेज कॉस्ट
6.20 मल्टीप्लाई बाय 500 ड्रेसेस माइनस ट्रेड डिस्काउंट है 12% का और अदर कॉस्ट है 127। तो कॉस्ट कितनी आ गई? 669। नेट रिलाइजेबल वैल्यू एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 3000 है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन 700, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल 1350 इज इक्वल टू 2950। IS2 कहता है कि इन्वेंट्रीज जो हैं वो वैल्यू उनकी कॉस्ट ऑफ क्या फिर नेट रिलाइजेबल वैल्यू जो कि लोअर है, सिंस 2669 लोअर है 2950 जो कि NRV से, तो भाई 2669 पे हम इस पर रिकॉर्ड कर देंगे। समझे बच्चों? अच्छा भाई, यहां तक आई होप सिनेरियोज आपके काफी क्लियर है। आगे बढ़े। Item may cost 400 has an NRV of 340. The correct inventory value is 400. No false by lower of cost of NRV पे जाना था, ठीक है। Item B can be sold for 500. However, it will cost the business an extra of 15 to deliver item B to the customer. That net realizable value is 485. No false by आएंगे तो 500 ही ना। अच्छा है जी। Item C has an NRV of 800. It purchases cost was 780 and 50 was spent on delivering the item to the business. The correct inventory valuation is 800. बिल्कुल, क्योंकि NRV नेट रिलायजेबल वैल्यू लोअर, तो ट्रू हो गया, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वैल्यूएशन मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वैल्यूएशन मेथड जो है वो ये अज्यूम करता है और ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि भाई जो इन्वेंट्री पहले ली थी वो ही पहले निकल रही है, जो इन्वेंट्री पहले खरीदी थी वो पहले निकल रही है। ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो ओल्डेस्ट आइटम पहले सेल हो रहा होगा, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, ये जो है वो फीफो अज्यूम कर रहा होता है। तो जो इसके स्टेप्स हैं फीफो मेथड के, अब वो देखते हैं। फर्स्ट स्टेप आपने उठाना है क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि एट द एंड ऑफ द पीरियड थी। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस सेल्स। फिर टेबल क्रिएट करेंगे 5 कॉलम्स का, जिसमें डेट, ट्रांजैक्शन टाइप, क्वांटिटी, परचेज कॉस्ट, टोटल परचेज वैल्यू, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। अच्छा जी, हर सेल के लिए हम लोग बैकवर्ड चलेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे अर्लीस्ट इन्वेंट्री कौन सी है, उसकी परचेज प्राइस, इन्वेंट्री कितने पे सोल हो रही है वगैरह वगैरह, और पे क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू आ जाएगी, रिमेनिंग इन्वेंट्री जो भी हमारे पास बचेगी उसके हिसाब से, ठीक है। जैसे कि George completes sunrise inventory count at the year end and identified there are units of inventory item L132 is the reference for the type of the light fitting sold in bulk to commercial customers. There were 20 units of L132 at the start of December. The purchase cost of 15 per unit. He establishes the following information about L132 for December 2000X4। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 15 है, 4 दिसंबर को ली हमने 16 की, फिर सेल हुई 25, फिर सेल हुए 15 यूनिट 10 दिसंबर को, फिर 14 दिसंबर एक्सपो को परचेज किए 16.5 के 20 यूनिट्स, फिर 14 दिसंबर एक्सपो को 30 यूनिट्स जो हैं वो सेल हुए, और फिर 21 दिसंबर को हमारे परचेज हुए 10 यूनिट्स 17 के। What is the closing inventory valuation of L132 at the end of December X4 using FIFO? और से देखना अब इसको, ये देखो
टेबल बनाया, 5 कॉलम्स है, ठीक है। डेट, ट्रांजैक्शन, क्वांटिटी, परचेज कॉस्ट पर यूनिट और टोटल वैल्यू। 1 दिसंबर एक्सपो, ओपनिंग इन्वेंट्री थी 20 क्वांटिटी थी 15 यूनिट से 300, इसकी वैल्यू आ गई टोटल। ज़रा 20 इंटू 15 300, ठीक है। आगे चल, 4 दिसंबर एक्सपो, परचेज करे 50 यूनिट 16 के हिसाब से, 50 इंटू 16 800 आ गया। टोटल हमारे पास इस तरफ एक तरह से कह लो 1000, ओ सॉरी 1100 होगा। अब सेल हुए 25 यूनिट्स, 25 यूनिट्स में से 20 यूनिट्स हमारे यहां से चले गए और 5 यूनिट्स यहां से। 20 यूनिट्स एट 15 और 5 यूनिट्स एट 16, टोटल हमारा चला गया 380। 1100 में से 380 हमारा चला गया, ठीक है। और फिर 10 दिसंबर X4 को सेल हो गए मजीद 15 यूनिट्स, तो 45 में से 15 और काट दें 30 रह जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो 15 यूनिट्स इंटू 16 में से 240 के ये भी चले गए। अब हमारे पास 30 यूनिट्स पड़े हुए थे इसके बाद, और 14 दिसंबर एक्सपो को परचेज कर लिए 20 यूनिट 16.5 के 330 के आ गए, तो 50 हो गए। फिर 50 यूनिट्स यहाँ पे हमारे पास हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमने सेल करे 30 यूनिट्स, अब पहले वाले ये यूनिट्स 30 यूनिट्स एंड 16 480 के चले गए। 20 यूनिट्स हमारे पास रह गए और परचेज करे थे 10 यूनिट्स के 17 के, ठीक है। थर्टी यूनिट्स ये वाले चले गए, 20 ये पड़े हमारे पास, 10 हमने और खरीदे, तो 20 इंटू 16.5 330 के हमारे पास ये आ रहे हैं और 10 ये आ रहे हैं। सो ओवरऑल कितना आ गया 500 टोटल की हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। ये रहा ब्रेक। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि किस तरह लेके चलना है। अब आगे मजीद बढ़ते हैं। कैलकुलेट कर ली टोटल कॉस्ट फॉर ईच सेल ट्रांजैक्शन एट ईच पॉइंट ऑफ सेल। टोटल कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट कर लें। 8 दिसंबर को 20 यूनिट्स 15 प्लस 5 यूनिट्स और 16 380। 10 दिसंबर 15 यूनिट्स इंटू 16 240। पूरी डिटेल अभी आपको बताइए। 14 दिसंबर को 30 यूनिट्स एट 16 480। कैलकुलेट करनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री 500 की, अभी आपको करके दिखाई है, ठीक है। और ये आप अपने सामने इस वक्त देख भी सकते हो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वांटिटी कितनी थी, रिमाइंडर परचेज कॉस्ट कितनी थी, 20 थी, 16.5 पे 10 थी, 17 के हिसाब से 500 की हमारे पास पड़ी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है लास्ट यूनिट्स परचेज है ऑन FIFO बेसिस पे, वो भी आ रहा है। अब भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है स्टेप 3 में हमारे पास ये मौजूद है। ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आ गई कि कितने यूनिट्स की क्या कॉस्ट लगी हमें, ठीक है। और ये 1100 आपको मैंने करके भी बता दिया। इसको अगर टोटल करें 380 प्लस 240 प्लस 480 तो ये हमारा 1100 आ रहा है। सो फॉर सो गुड। आई होप यहाँ तक क्लियर होंगी चीजें। आगे चलते हैं। कंटिन्यूअस वेटेड एवरेज CWA मेथड अज्यूम करता है कि इन्वेंट्री जो है मिक्स कर दें और इसको पर्टिकुलर ऑर्डर में लेकर आए। एग्जांपल जो है वो ये होगा कि जी एक लिक्विड है और इसको किसी टैंक में लेके गए, फिर एक न्यू इन्वेंट्री आई उसको भी टैंक में डाल दिया,
आप उसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर सकते हो? नहीं कर सकते। उसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आगे जाके पढ़ोगे, लाइफ हो लास्ट इन फर्स्ट आउट कर सकते हो? नहीं। तो वहां पे फिर ये एवरेज के थ्रू ही लेके चलना होता है। अब इसके स्टेप्स क्या हैं? क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वांटिटी देखेंगे एट द एंड ऑफ द पीरियड। टेबल क्रिएट करेंगे 5 कॉलम्स का, जिसके अंदर डेट, ट्रांजेक्शन टाइम, क्वांटिटी, परचेज कॉस्ट, पर आइटम, टोटल परचेज वैल्यू आ रही होगी। जैसे कि भाई ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस और सेल्स डेट, ऑर्डर वगैरह। ठीक है। परचेज ट्रांजेक्शन के लिए परचेज कॉस्ट पर यूनिट, टोटल वैल्यू परचेज की, कंटिन्यूअस एवरेज कॉस्ट ट्रांजेक्शन, ये आ रहा होगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू आ रही है, टोटल वैल्यू एट द पीरियड एंड आ रहा होगा। ठीक है। अब ये देखो, सनराइज वैल्यू कर रहा है यूजिंग CW L132, वही है। ओपनिंग इन्वेंट्री 20 की, 15 के टोटल परचेज कॉस्ट पर यूनिट 15, क्वांटिटी 20 है। सही है, तो ज़ाहिर है 300 टोटल आ रही है। परचेज 50 16 के हिसाब से, सेल हुए 25 यूनिट्स 6 दिसंबर को, 10 दिसंबर को 15 यूनिट सेल हुए। फिर X4 को परचेज हुए 20 यूनिट्स, और फिर परचेज हुए सेल हुए 30 यूनिट्स, और फिर परचेज हुए 10 यूनिट्स। वही एग्जांपल है, बस अब इसको हम लोग करंट वेटेड एवरेज के हिसाब से लेके चलते हैं। पहला स्टेप, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वांटिटी देखते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस सेल्स। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 20 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 माइनस 25 प्लस 15 प्लस 30। ओवरऑल वही किस तरह आ रहा है जी, हम लोग को ऑलरेडी एग्जांपल करते हुए आ रहे हैं 30 यूनिट से। टेबल क्रिएट करें, चलो देख लो, अब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। ओपनिंग इन्वेंट्री 20 यूनिट है, 15 के हिसाब से 300। परचेज करे 50 यूनिट 16 के हिसाब से 800। टोटल कितना आ गया? 1100। 25 की सेल हो गई, सेल हो गई। सेलिंग कॉस्ट हमें दी हुई है 15.71। ठीक है। सो हमने क्या करा जी, एवरेज हमने निकाली 15.71 की। किस तरह? 15 प्लस 16, 31। 31 को डिवाइड कर दो 2 से, तो 15.71 आ जाता है। ठीक है। 15.71 ही हम के हिसाब से हमने 75 लेस हो जाएगा। फिर 15 यूनिट 15.7 के हिसाब से हमने लेस कर दिया 235। परचेज करे 20 यूनिट 16.5 के लिए 330 के आगे। अब हमारी एवरेज जो है यूनिट्स की, 70 में से 25 निकाले, फिर 15 निकाले, तो 40 हो गए, फिर 30 बढ़े हुए थे। ठीक है। 20 यूनिट्स और ले लिए, 50 यूनिट्स हो गए। 50 यूनिट्स की एवरेज हम निकाल रहे हैं 16.03 हो जाएगी। ठीक है। और ओवरऑल कॉस्ट कितनी आ रही है? 801.60। सेल कर दें 30 यूनिट्स 16.03 के हिसाब से, तो 480.90। परचेज करें 10 यूनिट 17 के हिसाब से 170। टोटल क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की हमारे पास पड़ी है? 490.7 अकॉर्डिंग टू करंट वेटेड एवरेज कॉस्ट। ठीक है। सो फar सो गुड। वही हर पॉइंट पे हम लोगों ने कॉस्ट निकाल दी, कैलकुलेट कर लेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू। ये सारा काम हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। पीरियोडिक वेटेड एवरेज वैल्यूएशन अज्यूम करता है कि हम इन्वेंटरी मिक्स हैं, परचेज कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, फीफो की तरह या लाइफो की तरह। ठीक है, वो मिक्स हो रहा है, और इसी तरह चलेंगे कि भाई
ऑब्टेन करी क्लोजिंग इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द पीरियड, टेबल क्रिएट कर लिया, फिर एवरेज कॉस्ट जो है कैलकुलेट कर लिया, टोटल परचेज वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी जो कि हम लोग अभी करते हुए आ रहे हैं। सही है, सो देयर इज नो सच डिफरेंस। वैल्यू कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री को, कैलकुलेट करेंगे एवरेज परचेज कॉस्ट फ्रॉम स्टेप 3, मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये लो भाई, सेम एग्जांपल है, कोई चेंज नहीं है। आइडेंटिफाई करें क्लोजिंग इन्वेंट्री को की क्वांटिटी को। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस सेल्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 20 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10। तो 25 प्लस 15 प्लस 30 यूनिट्स हो गए। टेबल क्रिएट करा, वही सेम चीज देख लो, 20 यूनिट्स इंटू 15 300, 50 यूनिट्स 16 इंटू 800, 40 इंटू 16.5 330, और 21 दिसंबर को 17 इंटू 170, कितना आ गया? फिर कैलकुलेट कर देंगे एवरेज कॉस्ट को, वैसे ही क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल लेंगे, नो सच डिफरेंस। ठीक है, सॉरी आगे बढ़ते हैं भाई। Information of another sunrise lighting inventory lines 159 is detailed below। ठीक है, डेट आ गई हमारे पास, ओपनिंग इन्वेंट्री 20 है, 20.5 की ली थी, सेल हुई 10 यूनिट, परचेज हुए 30 यूनिट, सेल्स हुए 20 यूनिट, फिर परचेज हुए 10 यूनिट्स 22 के। एट द एंड ऑफ द दिसंबर हाउ मेनी यूनिट्स आर इन इन्वेंट्री पूछ रहा है। सो अंडर द पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड, परचेज कॉस्ट पर यूनिट कैरी अंडर द कंटिन्यूअस एवरेज मेथड बता दो, और व्हाट इज द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ अंडर द फीफो मेथड। सिंपल है। ओपनिंग इन्वेंट्री 20, परचेसेस हुए 30 प्लस 10 माइनस सेल्स हो गई 10 प्लस 20, ओवरऑल क्लोजिंग इन्वेंट्री 30 यूनिट्स की पड़ी है। एफ को पीरियड का एवरेज टेबल आप देख लें आपके सामने जनाब, 1 दिसंबर को 20 यूनिट्स है, 20.5 कितना आ गया 410। फिर 9 दिसंबर को 30 यूनिट्स हैं, परचेज कॉस्ट पर यूनिट 21,630 आ गया। फिर 23 दिसंबर को 10 है, 22 के आगे 220, कितना हो जाएगा 1260 हो जाएगा। हो गया, अच्छा जी। 1260 डिवाइडेड बाय 60 जो यूनिट्स है हमारे कॉस्ट पर यूनिट 21 आ जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री 30 यूनिट्स इंटू 21 630 आ गई। सेम एफ को कंटिन्यूअस एवरेज, ओपनिंग इन्वेंट्री वही हमारे पास आ रही है 410, 4 दिसंबर को सेल हुए 10 यूनिट्स 20.5 के हिसाब से 205 निकल गए। ठीक है, परचेज कर लिया 30 यूनिट्स 21 के हिसाब से 530। यस, और टोटल यूनिट्स 40 के पड़े हैं, 20.88 परचेज कॉस्ट आ गई हमारी, 835 की वैल्यू है। ठीक है, सेल हो गए 20 यूनिट्स, 20.88 लेस कर दो 417 लेस हो जाएंगे। परचेजेस आ गई फिर 23 दिसंबर को 10 यूनिट 22 के हिसाब से 220, ओवरऑल 537। ठीक है, यूनिट क्वांटिटी आ गई 30। सो 537, सॉरी 637.40 क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू है 30 यूनिट्स की। ठीक है, अब फीफो के हिसाब से देख लें हम। ओपनिंग इन्वेंट्री 20, 20.5 410, सेल हो गए 10 यूनिट्स 20.5 205, परचेज कर लिया फिर 30 21 630 आ गए। ठीक है, सेल हो गए 20 यूनिट्स, पहले वाले 10 में से निकलेंगे और नए वाले 10 में से निकलेंगे, उसके 20 यूनिट्स बच जाएगी, यहाँ पे 20 यूनिट्स बच जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। सो फिर परचेज कर लिया 10 यूनिट्स, ओवरऑल 640 30 यूनिट्स के हिसाब से रह गए हमारे पास।
दैट्स इट। सो इवैल्यूएशन मेथड्स में आप एक बात नोट करो कि डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड्स में डिफरेंट फिगर्स आपके पास आ रहे हैं, डिपेंडिंग के परचेज प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं या गिर रही हैं। अच्छा, अब एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ओपनिंग इन्वेंट्री देखो आपकी 300 की आ रही है, कंटिन्यूअस में भी 300 की आ रही है, और यहाँ पे परचेजेस होने के बाद 1300 आ रही है। क्लोजिंग इन्वेंट्री में देखो डिफरेंस आ रहा है 500, 490.7 और 480। सेम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी आप देखो डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि हम अब ये क्यों हो रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री में, इसलिए हो रहा है क्योंकि अज्यूम ये किया जा रहा है कि भाई सबने सेम वैल्यू, लेकिन रियलिटी में ओपनिंग इन्वेंट्री जो है हर मेथड के हिसाब से एक डिफरेंट प्राइस शो कर सकती है। परचेजेस, वैल्यू ऑफ परचेजेस हर मेथड में सेम हो सकती है बेस्ड ऑन द एक्चुअल परचेज कॉस्ट, और क्लोजिंग इन्वेंट्री में वैल्यू चेंज हो सकती है अंडर ईच मेथड और चेंज कर सकता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अगली बार जब परचेज कॉस्ट जो है वो राइजिंग पीरियड में होती है तो कौन सा मेथड जो है हाईएस्ट एसेट और एक्सपेंस फिगर्स दे सकता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हाईएस्ट वैल्यू दे रहा होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लोएस्ट दे रहा होगा, पीरियोडिक में इन्वेंट्री वैल्यूएशन में लोएस्ट दे रहा होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ज्यादा दे, कंटिन्यूअस बीच में ही रहेगा। ठीक है, ओके। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्रुअल कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एक्सपेंस जो है वो भाई मैच होना चाहिए इनकम के साथ, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में जहां इनकम बुक कर रहे हो उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी है, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। फिर इन्वेंट्री कॉस्ट वगैरह हम लोग लेकर आ रहे होते हैं, इन्वेंट्री परचेजेस जो हैं जो कि नई सेल हो रही होती है ड्यूरिंग द ईयर, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री का पार्ट बन जाती है, और सेल्स जो जनरेट हो रही होती है वो आपकी रेवेन्यू में चले जाती हैं, और जो रह जाती है फिर नेक्स्ट ईयर ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री, इस साल की नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाती है। ठीक है, अच्छा जी। सो बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या आएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। फॉर एग्जाम्पल देखो आईटी बिजनेस है, उसका फाइनेंशियल ईयर एंड है 31 दिसंबर X1, और ओपनिंग इन्वेंट्री उसके बाद 10 लैपटॉप से उसे परचेज करे मजीद 150 यूनिट्स और सेल कर दिया 140 ड्यूरिंग द ईयर। क्लोजिंग इन्वेंट्री अब आपकी कितनी हो जाएगी? 20 लैपटॉप्स की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरह आ रही होगी भाई? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में सेल्स के नीचे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होगा। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री जो कि रिकॉर्ड होती है ईयर एंड पे फिजिकल काउंट के बाद, और ये अराइव होता है फिगर फॉर द क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट होती है यूजिंग कोई भी वैल्यूएशन मेथड आप देख सकते हैं, इसमें फीफो मेथड, सीडब्ल्यूए मेथड या पीडब्ल्यूए मेथड। नेट रिलायजेबल वैल्यू जो है अमाउंट है इन्वेंट्री का जो कि आपका सेल हो जाता है आफ्टर डिडक्टिंग द फर्दर कॉस्ट। ठीक है, इन्वेंट्री जनरल रिमूव कर दो, ओपनिंग इन्वेंट्री को क्लोज कर दो, परचेज अकाउंट को पार्ट और पोस्ट कर दो क्लोजिंग इन्वेंट्री। रिमूव कर दो ओपनिंग इन्वेंट्रीज को कहाँ से? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से। जब वो ट्रांसफर हो जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में तो ओपनिंग इन्वेंट्री में से रिमूव कर दिया जाता है।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दिया जाता है पर्टिकुलर अमाउंट से। क्लोज ऑफ कर देते हैं परचेज अकाउंट को जब ऑब्वियसली ट्रांसफर हो जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और परचेज क्रेडिट। इसी तरह क्लोजिंग इन्वेंट्री, आपकी इन्वेंट्री डेबिट हो जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट हो जाती है। ठीक है, और किस तरह हो रही है अब ये देखो, लेट से ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास 37,412 परचेजेस हुई, 429,704 की क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास ये पड़ रही है 39,127। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आ गई ओवरऑल 419,261। ठीक है, अब ओपनिंग इन्वेंट्री जो है ट्रांसफर हो रही है इन्वेंट्रीज में, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने थे 37,412 से। परचेज जो भी हुई है आपकी 429,704 से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो गई और परचेज से आपकी क्रेडिट हो गई। और फाइनली क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी आ गई 39,125 से इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट। अब इन्वेंट्री एसेट आप देखो अपना, ओपनिंग बैलेंस 37,412, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 39,125 अभी हम लोग लेकर आए हैं। ठीक है, इसके इक्वल आना चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 37,412, क्लोजिंग देखो कितना आ गया 39,125। जादू हो गया, यही निकाला था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आप अकाउंट देख लो, ओपनिंग इन्वेंट्री 37,412, परचेजेस हमारी हुई थी 429,704, क्लोजिंग यही आना चाहिए। क्लोजिंग इन्वेंट्री 339,125 की जादू हो गया, बैलेंस शीट 419,261, क्लोजिंग इन्वेंट्री यही थी। ओ सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यही थी हमारी। ठीक है, इस तरह हमने इसको लेके चलना है। आई होप क्लियर होगा एरिया पूरा इन्वेंट्रीज का। टेक्निकल टॉपिक है और इम्पोर्टेंट एरियाज में से भी, तो भाई इसको रिवाइज जरूर करना। आप नोट्स रीड करें, बुक रीड करें, आपके लिए तैयार। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।